हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे संकरण को निर्धारण करने की विधियाँ। पिछले लेक्चर में अपन संकरण निकालना देखे थे, कुछ रूल्स देखे थे। आज उसकी कुछ मेथड्स देखेंगे कि किस तरीके से हाइब्रिडेशंस को ज्ञात किया जाता है। ओके, तो आपके सिलेबस में 2 प्रकार की विधियाँ हैं जिनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट है आपके बॉन्ड्स को काउंट करके, सेकंड है आपके मैथमेटिकल प्रोसेस से, यानी कि फॉर्मूला लगा के अपन उसका हाइब्रिडेशन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट थी अपने हाइब्रिडेशन ज्ञात करने के लिए फर्स्ट थी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ओके, एक तो ये मेथड था कि उसके अंदर अपन ज्ञात कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड की कितने सिंगल बॉन्ड और एक नंबर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। हाइब्रिडेशन के अंदर हमेशा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट किया जाता है, कभी भी पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया जाता है। ये थी उसकी शर्तों के अंदर आता है कि उसके अंदर और एक उनको वह लोन पेयर जो अनुनाद में पार्टिसिपेट ले रहे हैं उनको कभी भी अपन हाइब्रिडेशंस में काउंट नहीं करते हैं। जैसे आपके पास कोई एग्जांपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो, ये है अपना, इसके पास भी 2 लोन पेयर है और इसके पास क्या है दोबारा, और इसके पास भी क्या है, आपके 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से होता है। अगर इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो कितना आता है, 1 to 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो कितना होता है, 4 होता है। 4 होने पर अपने पास हाइब्रिडेशन आता है, वो आता है आपका sp3, यही होता है। और अगर इसमें देखा जाए तो 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, टोटल करें 3 होता है। इसमें हाइब्रिडेशन देखा जाता है तो कितना आता है आपके sp2। ओके, तो दोनों के अंदर अपने पास आपके क्या आ रहा है, हाइब्रिडेशन अलग अलग आ रहा है। लेकिन यहाँ जब प्रैक्टिकल किया गया, जब इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा प्रैक्टिकल किया गया तो दोनों ही ऑक्सीजन क्या होते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। एक दूसरे की दोनों की क्या होती है, संकरण sp2 ही प्राप्त होता है। तो इस ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडेशन sp2 प्राप्त होता है और इसका भी क्या होता है, sp2 ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एक लोन पेयर है वो आपका इनएक्टिव यानी कि असक्रिय होता है, जो एक लोन पेयर होता है वो आपका इनएक्टिव होता है। ओके, तो जब हाइब्रिडेशंस के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ शर्तें देखते हैं तो उसमें एक बात पता चलती है कि जो भी लोन पेयर आपके अनुनाद में भाग लेता है उसके अंदर क्या होता है, उसका हाइब्रिडेशन हमेशा क्या आता है, यानी कि उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं किया जाता है। तो एक शर्त तो अपनी थी कि जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड हो वहाँ उसको काउंट नहीं करना है। दूसरी शर्त ये होती है कि जो लोन पेयर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, यानी कि अनुनाद में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक दूसरे पे स्थानांतरण हो रहा है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, वहाँ का वो जो लोन पेयर या पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइब्रिडेशन के अंदर। ओके, ये था अपना कॉन्सेप्ट कि हाइब्रिडेशन को अपन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट था आपका सिंगल, अपने जो बॉन्ड्स है उन्हें काउंट कर लो, प्लस जो लोन पेयर प्रेजेंट है सेंटर एटम के पास उन्हें काउंट करके अपन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है कि अपन किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखकर, अगर आपको इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं आता, ये तो तब लागू होगी आपको अगर कोई मॉलिक्यूल दिया गया है उसकी स्ट्रक्चर पता हो। अगर स्ट्रक्चर पता ना हो तो अपन किस तरीके से ज्ञात करेंगे, वो देखते हैं। और जैसे इसे अगर आपको स्ट्रक्चर पता ना हो तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है हाइब्रिडेशन ज्ञात करने का, H बराबर हाफ V प्लस N माइनस C प्लस A, ये फॉर्मूला होता है। ओके, इस फॉर्मूले के द्वारा अपन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडेशन ज्ञात कर सकते हैं बिना स्ट्रक्चर के। अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है तब इस फॉर्मूले से अपन उसकी ज्ञात कर सकते हैं हाइब्रिडेशन। जैसे यहाँ हाफ हो गया, V का मतलब है जो आपका सेंटर एटम है, सेंटर एटम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हें काउंट करना है, जो सेंटर एटम के अंदर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें काउंट करना है, यानी कि सेंटर केंद्रीय
केंद्रीय एटम की परमाणु के भायतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जब आपके सेंटर एटम होगा, सेंटर एटम पर जितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें आपको काउंट करना है कि कितने आपके भायतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बी का मतलब होगा, एम का मतलब होता है कि जो सेंटर एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं, यानी कि परमाणु जुड़े हुए हैं। ओके, इसका मतलब हो गया कि आपके सेंटर एटम के पास जो संयोजी परमाणु है उनकी संख्या, संयोजी परमाणुओं की संख्या, संयोजी यानी कि जुड़े हुए संयोजी परमाणुओं की संख्या कि कितने आपके पास जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है सी का मतलब है चार्ज, है ना। सी में कैटायन है, यानी कि आपके धनात्मक चार्ज कितना है वो काउंट करना है, धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश। और ए का मतलब होता है एनाइन, एनाइन का यानी कि ऋणात्मक चार्ज, ऋणात्मक आवेश। ओके, ये है अपने पास। इस फॉर्मूले के द्वारा आप, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है किसी भी स्पीसीज की, तब अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसके अंदर हाइब्रिडेशन ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट क्या कर सकते हैं, उसके केंद्रीय यानी कि बी का मान, यानी कि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, सेंटर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एम का मतलब कि कितने संयोजी एटम जुड़े हुए हैं उसके सेंटर एटम से वो देखेंगे। और सी का मतलब हो गया यहाँ कैटायन, यानी कि कितना इस पे चार्ज लगा हुआ है। और अपने पास ए का मतलब हो गया आवेश। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनका अपन हाइब्रिडेशन याद करते हैं। जैसे अपने पास है CO2 का अपने के पास मान लो स्ट्रक्चर नहीं पता, अब अपने को क्या करना है, इसका संकरण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हाफ हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपने पास सेंटर एटम क्या है, कार्बन होता है। कार्बन के अंदर भायतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और इससे जुड़े हुए कितने होते हैं, 2 है। तो ये लोग लिख दिया। अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना तो कैटायन है ना ही एनाइन चार्ज है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इसमें टोटल लो 2 6 और ये हो गया 3 का क्या करते हैं अपन, sp2 करते हैं। sp2 स्ट्रक्चर यानी कि अपने पास क्या आता है, sp2 आता है। बट अगर इसका रियल में निकाला जाता है तो कितना आएगा आपके पास, sp ही प्राप्त होता है। ओके, इसका रियल में जब निकाला जाता है तो sp प्राप्त होता है, क्योंकि sp2 प्राप्त नहीं होता है। ओके, तो अब अपन ये कह सकते हैं कि जो अपना ये फॉर्मूला है वो कुछ स्पीसीज पे ही लग पाता है, सभी पे नहीं लगता है। जबकि आपका ये फॉर्मूला है ऑलमोस्ट सभी पे लगेगा जिनका अपने को पता है। लेकिन जब रियल में अपन हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो अपने को केवल VBT के द्वारा ही अपन कंसिडर कर सकते हैं, उनसे बता सकते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन कितना प्राप्त होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, जैसे HClO4, ये है अपने पास, इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। कुछ स्पीसीज पर ही आपका ये फॉर्मूला वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बट आपका ये फॉर्मूला हर जगह काम में आने वाला है, हर जगह लगा सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर पता है तो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं किसी का भी संकरण। लेकिन जब संकरण किसी स्ट्रक्चर नहीं पता, लेकिन फिर भी हम नहीं निकाल सकते इसे, है ना। कुछ स्पीसीज पे लगेगा, कुछ पे नहीं लगेगा ये। ओके, अब HClO4 का निकालते हैं। जैसे HClO4 का निकालने के बाद में अपने को पता है सेंटर एटम कौन सा है, इसके अंदर आपके क्लोरीन के भायतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो हाफ 7 प्लस जुड़े हुए एटम्स कितने हैं, 4। इस पे ये लोग 4 लगा दिया अपन ने। अब टोटल करते हैं तो कितना आता है, 2 7 11, और यहाँ एक आएगा आपके माइनस चार्ज। ओके, HClO4 माइनस आता है इसके अंदर, क्योंकि अपने पास इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी आपकी ये Cl R2 लेंगे ऐसे लोग, ये लो माइनस चार्ज OH, ये HCOH। अगर इस तरीके से ले रहे हैं तो ऐसी होगी
1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब -1 11 -1 तो कितना आता है अपने पास 1/2 इंटू 10। HClO4 माइनस की बात करें, HClO4 माइनस की बात करें, इसका हाइड्रेशन निकालते हैं तो अपने पास क्या आता है 5 में लिया जाता है, एक S में चला गया, 3 P में से 4 हुए और एक D में चला गया, तो sp3d संकरण प्राप्त होता है। ओके, तो इस तरीके से अपन किसी भी मॉलिक्यूल का संकरण प्राप्त कर सकते हैं। बट फिर भी अपना ये कॉन्सेप्ट आपका कहीं जगह लग पाता है और कहीं जगह नहीं लग पाता, तो इसको अपने को बस रियल केस में यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं करना है। हर जगह अपन ये लगा के कर सकते हैं या अपन वीवीटी के थ्रू हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। जब वीवीटी पढ़ेंगे तब अपने को पता चल जाएगा कि किस तरीके से हाइब्रिडेशन निकाला जाता है। ओके, एग्जाम्पल से अपन ने क्या कर दिया, इसको सॉल्व भी कर दिया कि लगेगा या नहीं लगेगा। अब बात आती है आपके थ्योरी VS-EPR थ्योरी। VS-EPR थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने को बताना है कि स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट की जाती है। जो VS-EPR थ्योरी है, VS-EPR थ्योरी है वो दी किसने, सिडविक और पॉवेल ने दी थी, सिडविक एंड पॉवेल ने दी थी। इसमें सिडविक और पॉवेल ने ये थ्योरी दी थी। इसने बताया कि इसने एक कहा कि अगर किसी के पास लोन पेयर हो, किसी सेंटर एटम के पास लोन पेयर हो, तो उनमें रिपल्सन होता है। रिपल्सन की वजह से क्या होता है, दो लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर में रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। इसने ये कहा कि किस तरीके से अगर किसी के पास लोन पेयर नहीं होते हैं सेंटर एटम के पास, तो उसकी ज्यामिति सममित होती है, यानी कि निश्चित होती है। लेकिन जब किसी सेंटर एटम के पास अगर लोन पेयर आ जाए तो उसकी ज्यामिति में चेंजेस आ जाते हैं, इसने ये कहा। तो देखते हैं, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा कि अगर किसी की अपन स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, अगर लोन पेयर को कंसीडर करके कि कैसे उसकी विकृत स्ट्रक्चर होगी या उसकी क्या होगी, परफेक्ट स्ट्रक्चर होगी। विकृत का मतलब हो गया कि जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी मुड़ जाती है। मुड़ क्यों जाती है, किसकी वजह से मुड़ती है, अगर आपके सेंटर एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं। इसने ये कहा कि अगर किसी के पास लोन पेयर है तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन उनमें होगा। अगर लोन पेयर में सबसे कम रिपल्शन होता है, और सबसे जो कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में ही कम रिपल्शन होता है, क्योंकि दो बॉन्ड अगर पास पास में है तो वो रह सकते हैं, उनमें कम रिपल्शन होगा। जो थ्योरी थी VS-EPR थ्योरी थी, उसने क्या कहा कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेंटर एटम के पास तो क्या होता है, उनके अंदर रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर में बेंट आ जाता है या उसके अंदर क्या होता है, डिस्टोर्शन पैदा हो जाता है। उसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, यानी जो परफेक्ट स्ट्रक्चर ना होकर उसमें चेंजेस आ जाए। जैसे अपन ने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाए तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होने की वजह से क्या होता है, एक दूसरे के साथ वो रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन जैसे जैसे होता रहेगा तो इनमें क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड को क्या करेंगे, धक्का मारते रहेंगे। धक्का मारने की वजह से उसकी बॉन्ड में चेंजेस आ जाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर इस तरीके से आपकी बन जाती है, यानी बेंट हो गई स्ट्रक्चर। अब अपने पास अगर इसके अंदर बॉन्ड एंगल देखा जाए तो बॉन्ड एंगल आता है 180 का, बट इसके अंदर हुआ क्या है कि लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से उसके अंदर बॉन्ड एंगल हो गया 104 का, 104 डिग्री का हो गया। तो अपने पास जो है स्ट्रक्चर सीधी ना रहकर उसमें क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है, स्ट्रक्चर विकृत हो जाती है। तो उसकी स्ट्रक्चर अगर अपन लीनियर रखें इसके अंदर तो लीनियर रख नहीं सकते, क्या रख सकते हैं, अपन बेंट रख सकते हैं। ओके, तो VS-EPR थ्योरी ने केवल यही कहा था कि अगर आपके पास किसी सेंटर एटम के पास लोन पेयर होते हैं तो उनकी वजह से स्ट्रक्चर में डिस्टोर्शन पैदा हो जाता है। ओके, तो अपने पास कुछ एग्जांपल से देखें। जैसे
अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो अमोनिया के स्ट्रक्चर को अपन कैसे भी बना सकते हैं, जैसे अपन NH इस तरीके से भी बना सकते हैं अगर लोन पेयर को कंसीडर ना किया जाए। बट इसके अंदर लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा, क्या बॉन्ड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसमें भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो ये एक दूसरे को दूर दूर करेंगे, जब तक दूर करते रहेंगे जब तक कि स्टेबिलिटी प्राप्त ना हो जाए, यानी कि लोन पेयर को कुछ भी महसूस ना हो। तो वो स्ट्रक्चर किसमें चेंज हो जाएगी, आपके एक पिरामिडल शेप के अंदर चेंज हो जाती है। और इसकी ज्यामिति देखी जाए तो ज्यामिति होती है आपके चतुष्फलकी यानी कि टेट्राहेड्रल। ओके, अब आपके पास अगर सेंटर एटम पर तो बात होगी कि सेंटर एटम को कुछ ज़्यादा कंसीडर किया है VSPR थ्योरी ने कि सेंटर एटम पर ही फोकस करना है, लेकिन कुछ इफेक्ट होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जैसे अपने पास स्ट्रक्चर है, दो प्रकार के स्ट्रक्चर है, जैसे कि Cl2O है, एक आपके है H2O, दो है आपके पास, कोई भी सोर्स है ना, कोई भी स्पीसीज है, दोनों स्पीसीज में की स्ट्रक्चर अगर देखे जाए तो ClEO है, ClO है ना, इसमें भी दो लोन पेयर है, इसमें भी दो लोन पेयर है। ओके, दोनों में क्या है, दो दो ऑक्सीजन है सेंटर एटम दोनों के अंदर ही, दोनों ऑक्सीजन के पास सेंटर एटम के पास लोन पेयर भी दो दो ही है। तो देखा जाए तो इनके अंदर बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, इसमें भी 10 का आना चाहिए और इसमें भी 10 का ही आना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसके अंदर तो 10 का बॉन्ड एंगल आ गया, बट इसके अंदर आपके क्या होता है, 10 से ज्यादा बॉन्ड एंगल आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से उसकी साइज क्या है, छोटी है, साइज छोटी है, और ना इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, बट इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसकी साइज बड़ी है, साइज भी बड़ी है, साथ में इसमें क्या है आपके पास 3 लोन पेयर भी प्रेजेंट है। इन 3 लोन पेयर का रिपल्शन होता है, इनका भी रिपल्शन होगा, इनका भी रिपल्शन होगा, एक इसका इसके साथ रिपल्शन होगा, इसका इसके साथ रिपल्शन होगा। तो इन रिपल्शन की वजह से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, यानी बॉन्ड एंगल थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपकी क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ 104 से आपके बॉन्ड एंगल क्या आता है, ज्यादा प्राप्त होता है, बट यहाँ कितना होता है, 104 ही बॉन्ड एंगल होता है। बस VSEPR थ्योरी ने केवल इतना ही समझाया, आपके ज़्यादा नहीं है इसकी क्या किस तरीके से अपन की उसकी स्ट्रक्चर चेंजेस होती है और किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक पॉइंट और, अगर किसी सेंटर एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं तब उसकी ज्यामिति और आकृति दोनों ही समान होती है। ओके, उस पर VSPR थ्योरी नहीं लगती है, जितना उसका बॉन्ड एंगल होता है उतना ही प्राप्त होता है। जैसे आपके हैं अमोनिया है, अमोनिया के अंदर देखा जाए तो इस तरीके से होता है उसकी स्ट्रक्चर है ना, H उसकी शेप इस तरीके से होगी। बट अगर अपने पास NH4+ की देखा जाए, NH4+ में क्या होगा आपके पास नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये क्या हो गया हाइड्रोजन है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखी जाती है तो क्या होती है, इसकी शेप तो होगी, इसकी तो क्या होगी पिरामिडल होगी और इसकी क्या होगी आपके टेट्राहेड्रल होगी। इसकी ज्योमेट्री और उसकी शेप दोनों ही टेट्राहेड्रल होगी, बट इसमें क्या होगा शेप पिरामिडल होगी और ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल होगी। ओके, अब इनमें बॉन्ड एंगल की बात की जाए कि इनका बंध कोण कितना होता है, इसमें तो आपके क्या हो जाता है कि 109 से क्या होती है कम पाया जाता है, और जबकि यहाँ कितना होता है 109 ही होता है बॉन्ड एंगल। जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है उतना ही इसमें पाया जाता है, जैसे CH4 में पाया जाता है वैसा ही इसमें पाया जाता है। ओके, ये आपके थ्योरी कंप्लीट होगी, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रिलेटिव थ्योरी।